अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के क्या फ़ायदे हैं और किस लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके दो मेन फ़ायदे हैं जिसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पहला है कि हम किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करते हैं। होमोजेनिटी मीन क्या है? करेक्टनेस। कोई भी इक्वेशन है तो हम ये चेक करते हैं कि क्या डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। इससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हम उसको फिजिकली करेक्ट जो है वो चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। और दूसरा ये है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पॉसिबल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। वो फार्मूला 100% एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन पॉसिबल फार्मूला होता है, उसके अंदर कांस्टेंट का जिक्र नहीं होता। तो आप ये दो मेन काम डायमेंशन के मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। वी कैन चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन एंड वी कैन डिराइव द पॉसिबल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब फैक्ट्स यूज होते हैं डायमेंशन को जब यूज करते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस कुछ फैक्ट्स यूज करता है। वो क्या है कि डायमेंशंस कैन बी ट्रीटेड एज अलजेब्रिक क्वांटिटी। डायमेंशंस को आपने एक अलजेब्रिक क्वांटिटी कंसिडर करना है। जैसे कोई नंबर है 1 2 3 4, कोई भी नंबर हो सकता है। जो जिस तरह नंबर के साथ आप ट्रीट करते हैं ऐसे ही आपने डायमेंशन के साथ भी ट्रीट करना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम डायमेंशन। कोई भी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तब होगी अगर उसकी डायमेंशन सेम होंगी। मिसाल के तौर पे फोर्स और वेलोसिटी ऐड नहीं हो सकती। इसी तरह डायमेंशन ऑफ लेंथ और डायमेंशन ऑफ मास आपस में ऐड नहीं होंगी। मास और लेंथ वैसे भी ऐड नहीं हो सकती। तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, ऐड नहीं हो सकती। डिफरेंट डायमेंशन है, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती हैं। टर्म्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द डायमेंशन इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। और तीसरी बात क्या है कि अगर कोई इक्वेशन बनी हुई है तो उसकी लेफ्ट और राइट साइड पर आपके पास जो टर्म्स होंगी उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए अगर वो इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। अगर इक्वेशन नहीं है, अगर रॉन्ग इक्वेशन है, तो फिर पॉसिबल है कि उसकी लेफ्ट और राइट साइड जो है वो सेम ना हो। अगर वो इक्वेशन एग्जिस्ट करती है फिजिकली तो इसका मतलब है उसकी लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशन इक्वल होंगी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? ये फर्स्ट जो पोर्शन है हमारा, फर्स्ट एडवांटेज है कि आप इसको यूज़ करते हैं किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है जिसे हम यूज़ करते हैं। वो क्या कहता है कि कोई भी इक्वेशन करेक्ट तब होती है अगर उसकी लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे जो टर्म्स हैं उसकी डायमेंशन सेम हो। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो आप उसको फिजिकली करेक्ट कंसीडर नहीं करोगे। तो इसके ऊपर एक जो एक सेंटेंस बनता है वो क्या है, आपने याद रखना है कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। अगर कोई डायमेंशन, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है तो वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि डायमेंशंस जो हैं वो कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं बताती हैं। इसीलिए और जो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है वो हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगी। ये आपने दोनों बातें याद रखनी है। अब करेक्ट और इनकरेक्ट इक्वेशन की एग्जांपल डायमेंशनली आपको दी गई है। करेक्ट इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम में न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। आपको पता है फोर्स की डायमेंशन क्या है, एम एल टी पावर -2। मास की डायमेंशन m है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी पावर -2। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एम एल टी पावर -2 आ जाएगा जो कि फोर्स की डायमेंशन के इक्वल है। लिहाजा ये इक्वेशन क्या है, ये फिजिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है। अब अगर मैं एक इनकरेक्ट इक्वेशन लेता हूँ, यानी इस इक्वेशन में मैं ए के ऊपर स्केल लगा देता हूँ। अब ये तो हमें पता है कि ये इनकरेक्ट इक्वेशन है। फर्ज करें कोई ऐसी इक्वेशन है जो आपको नहीं पता कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसकी लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशन लिखोगे। लेफ्ट साइड की डायमेंशन सेम आएगी एम एल टी पावर -2। राइट साइड की डायमेंशन आएगी एम के लिए कैपिटल एम और एक्सेलरेशन के लिए एल टी पावर -2। ऊपर स्केयर है तो यहाँ पर भी स्केयर आ जाएगा। अब अगर आप इस
होल स्केयर को मल्टीप्लाई कर दें इनकी पावर के साथ, तो ये एल स्केयर टी पावर -4 बनता है, जो कि फोर्स की डायमेंशन के इक्वल नहीं है। लिहाजा क्या होगा, ये इक्वेशन फिजिकली क्या होगी, इनकरेक्ट होगी, और डायमेंशनली भी ये क्या है, इनकरेक्ट। अब आगे आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन पेपर में आता है कि इक्वेशंस दी जाती हैं, उसकी होमोजेनिटी चेक करनी है आपने। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करके बताई गई है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर आपने इसकी होमोजेनिटी चेक करनी है तो आप क्या करोगे, इसकी लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशंस फाइंड करोगे। लेफ्ट साइड की डायमेंशन क्या है, वी एफ आपके पास, जो कि एक वेलोसिटी है या स्पीड है, तो उसका फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है और टाइम होता है, टाइम के लिए डायमेंशन टी यूज होती है। तो डी की जगह पे एल आ जाएगा, टी की जगह पे कैपिटल टी। जब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एल टी पावर -1। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ जाएगी। राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, राइट हैंड साइड पे है वी आई प्लस ए टी। अब वी आई की डायमेंशन डी ओवर टी, इसका फार्मूला है, ए का फार्मूला है वी ओवर टी, और टाइम एज इट इज। अब टाइम और टाइम कैंसिल हो जाएंगे, ना भी कैंसिल करो तो डायमेंशन में जब जाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी दोबारा से कैंसिल हो जाएंगे। डी ओवर टी, इससे आगे पास वेलोसिटी का फार्मूला अगेन से क्या है, डी ओवर टी। तो यहाँ पे अगेन से डी ओवर टी इस वी की जगह आ जाएगा, दोनों ऐड होंगे तो 2 टाइम डी ओवर टी आ जाएगा। अब डी ओवर टी अगेन से डी की जगह पे एल, टी की जगह पे कैपिटल टी, यहाँ पर भी ऐसे ही पुट करेंगे, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एल टी पावर -1। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है साथ, 2 आ रहा है, और 2 क्या है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने डिस्कस किया था कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट को डायमेंशन से निकाल दिया जाता है जब आप करेक्टनेस चेक करते हो, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट इन कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता हमें, ये इसकी लिमिटेशन भी है। तो आप इसको अगर नेग्लेक्ट कर दें तो आपके पास डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी पावर -1, जो कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल है। तो चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई हैं, लिहाजा आपकी जो ये इक्वेशन है वो फिजिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह। जैसे आपने पहले एग्जांपल ली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो बहुत इजी है, वो आप फाइंड कर लेंगे। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि ये तो डायमेंशनली करेक्ट जो है वो प्रूव नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो इसको डिस्कस कर लें ताकि क्लियर हो जाए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि जो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट होती है वो असल में डायमेंशनली भी करेक्ट होती है। चलें इसकी चेक करते हैं होमोजेनिटी। तो आपके पास है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चेक करें कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, यानी डायमेंशनली आपने चेक करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, 2as। अब देखिए ये 2 जो है ये आपके पास क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन और डिस्टेंस रह गया आपके पास, तो एक्सेलरेशन 2 को आप लिख भी दें या नाम लिखें कोई इशू नहीं है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूं, एक्सेलरेशन की होती है एल टी पावर -2, और डिस्टेंस के लिए यूज होता है एल। तो आपके पास की डायमेंशन क्या आ जाएगी, 2, इनको कंबाइन कर दे, एल स्केयर टी पावर -2। तो ये आपके पास डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन जहां पे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको ज़रा चेक करें। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अगर आप इनकी डायमेंशंस पुट करें वी एफ स्केयर और वी आई स्केयर की, तो वी एफ स्केयर को मैं ये भी वेलोसिटी या आपके पास स्पीड ही है, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी पावर -1 होल स्केयर।
माइनस वी आई स्केयर एल टी पावर -1 होल स्केयर। ये आपके पास दोनों की डायमेंशन आ गई। पावर अप्लाई करें, एल टी दोनों का स्केयर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा एल स्केयर टी पावर -2। अब अगर आप देखें तो ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं और दोनों माइनस होकर आंसर क्या आ जाएगा 0। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। आपको मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताए थे। फैक्ट्स ये हैं कि आपने इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ही डायमेंशन को सॉल्व करना है। अगर इसको एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं तो आपके पास यहाँ पे है x और दूसरा है -x, दोनों माइनस हो रहे हैं, इसको भी x ले लें, सेम है इसको भी x ले लें, तो आपके पास ये आंसर 0x आता है। इसको आप 0 नहीं लिख सकते हैं, ये सिर्फ 0 नहीं है क्योंकि आपके पास एक वेरिएबल आ रहा है, तो ये 0x आता है। इसको बेसिकली ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि आप x कॉमन ले लो और पीछे 1 -1 जो इनका कोफिशिएंट होगा वो आपस में माइनस हो जाएगा, तो इससे 0 आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको भी सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, दोनों को में से कॉमन ले लो, टर्म्स को यहाँ पे आ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा 1 -1, तो यहाँ के पास 0 इंटू एल स्केयर टी पावर -2, यानी डायमेंशन होगी कोफिशिएंट 0 होगा। इसका ये मतलब है क्योंकि अलजेब्रिकली भी अगर आप किसी वेरिएबल को सॉल्व करें तो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, उसकी कोफिशिएंट 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे 0 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर भी डायमेंशन एग्जिस्ट कर रही है, कोफिशिएंट 0 है, और 0 क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। इसको भी नेग्लेक्ट कर दोगे, 2 को भी नेग्लेक्ट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगी। अगर देखा जाए तो डायमेंशन दोनों की क्या है, वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप थर्ड इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करते हैं, आपकी डायमेंशन 0 नहीं होती है, कोफिशिएंट 0 हो जाता है, डायमेंशन फिर भी आपकी क्या आती है, सेम आती है। तो क्योंकि ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो लाजमी तौर पे ये डायमेंशनली करेक्ट ही होगी। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है। इसको एक और तरीके से भी सॉल्व किया जाता है, वो क्या है कि यहाँ पर इसको रीअरेंज किया जाता है, इस -v स्केयर को इस साइड पर लाकर 2as प्लस vi स्केयर लिखा जाता है इज इक्वल टू vf स्केयर। तो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जाता है। इस तरह तो आपके पास आंसर 0 आता ही नहीं है, इस तरह आपके पास डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। तो आप ये दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप vi को इस साइड पे ले आए तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और फिर उसकी डायमेंशन लेफ्ट और राइट की सॉल्व कर ले तो तब भी आपका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आपके पास इम्पोर्टेंट था समझाना, इसलिए समझाया। ये आपके पास केपी के बुक से है और एक्सरसाइज से, और वो आपके पास जो है वो पंजाब बुक की एक्सरसाइज से। इन दोनों को चेक करते हैं, इनकी होमोजेनिटी। पहले क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्केयर। काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसकी डायमेंशन लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन याद रखना, काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क के बराबर होती है, W के बराबर होती है, और W बराबर होता है Fs डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो डायमेंशन क्या होंगी काइनेटिक एनर्जी की, जो डायमेंशन वर्क की होती है, फोर्स की डायमेंशन ml t पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपके पास क्या आ जाएगी l। अगर आपको ये याद नहीं है डायरेक्ट तो आप क्या करोगे, फिर पहले f का फार्मूला लिखोगे, f इज इक्वल टू m ए, जैसे पीछे मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया करवाया भी है इसकी डायमेंशन, और एक्सेलरेशन की अलग, फिर उनको कंबाइन करोगे और फिर इस डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। क्योंकि अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ml स्केयर t पावर -2, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ जाएंगी। अब राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, हाफ mv स्केयर। राइट हैंड साइड पे क्या है, हाफ mv स्केयर। तो हाफ mv स्केयर को अगर आप डायमेंशन लिखें इसकी mv स्केयर, तो आपके पास क्या आ जाएगी,
1/2 की डायमेंशन नहीं होनी है। 1/2 एज इट इज नाम भी लिखे तो कोई इश्यू नहीं। मैथ जो है कैपिटल एम और वी स्केयर एल टी पावर -1 और इसका होल स्केयर। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्केयर। इसकी डायमेंशन क्या आएंगी आपके पास 1/2 एज इट इज एम। आगे क्या आ जाएगा, इसका होल स्केयर है तो यहाँ पे आ जाएगा एल स्केयर टी पावर -2। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो एम एल स्केयर टी पावर -2। अगर आप देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आई है, सेम आई है। तो आपके पास ये इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस होगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट या कंसिस्टेंट। अब दूसरा पार्ट देखें इसका, बी पार्ट। बी पार्ट में आपसे क्या कहा गया, पोटेंशियल एनर्जी की फाइंड करें। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर वर्क करे और उस किसी हाइट h तक उसको लेके जाए तो वो जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपका, इसकी भी जो डायमेंशन होंगी वो वर्क के बराबर होंगी। और वर्क की डायमेंशन मैंने क्या निकाली है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे निकाली है m। आगे पास वर्क की डायमेंशन आ जाएंगी एम एल स्केयर टी पावर -2। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ जाएगी। और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होंगी, राइट हैंड साइड ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आएंगी, आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या है एम जी एच। तो एम जी एच की डायमेंशन क्या होंगी, एम की जगह पे कैपिटल एम, जी आपके पास एक्सेलरेशन है एल टी पावर -2 और एच आपके पास हाइट है, इसकी जगह पे लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी एच इज इक्वल टू एम एल और एल मल्टीप्लाई होंगे एल स्केयर और टी की पावर -2। अगेन से आगे पास एम एल स्केयर टी पावर -2 एम एल स्केयर टी पावर -2। तो दोनों डायमेंशन सेम आ गई, लिहाजा ये जो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी वाली ये भी आपके पास क्या है, होमोजीनियस है या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। लास्ट की तरफ आए, लास्ट आपके पास क्या है, चेक द होमोजेनिटी ऑफ E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। अब E इज इक्वल टू एम सी स्केयर के, ये पंजाब की बुक की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, E है, एनर्जी है। अगेन से एनर्जी जो है ये कौन सी एनर्जी है, एनर्जी वर्क के बराबर होती है। इसकी डायमेंशन वही यूज करेंगे जो वर्क की डायमेंशन होती है, वर्क टॉर्क एनर्जी। याद रखना इन तीनों की डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एल स्केयर टी पावर -2। राइट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करें, राइट हैंड साइड पे क्या है, एम सी स्केयर। एम सी स्केयर में एम की जगह पे कैपिटल एम और सी स्केयर की जगह पर आगे पास क्या आ जाएगा, एल टी पावर -1 होल स्केयर। इसको कंबाइन करें तो क्या आ जाएगा, एम एल स्केयर टी पावर -2। तो आगे अगेन से लेफ्ट और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएंगी, इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। याद रखना एक स्टेटमेंट एंड पे लिखना बहुत जरूरी है, वो स्टेटमेंट क्या है, हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। या आप ये भी लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है होमोजेनिटी चेक कर रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस। द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस। ये आगे पास कुछ एग्जांपल हैं
होमोजेनिटी चेक करने के लिए किसी भी इक्वेशन की, तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए तो सिंपली आपने लेफ्ट और राइट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं उनके अलग अलग डायमेंशन चेक करनी है। अगर वो होमोजीनियस इक्वेशन हुई तो उसकी डायमेंशन इक्वल आएंगी। तो सिंपल मेथड है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं, आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं और कोई भी फार्मूला आप अपनी बुक से उठाकर उसको प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।